आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो अमावस की काली स्याह रात थी। गैरांग फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वो चौकीदारी का काम करता था। अक्सर वो 10 बजे काम से घर लौट आता, लेकिन आज दूसरे चौकीदार को लेट हो जाने से उसे घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। वो सुनसान सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे अचानक से क्यों रुक गया। उसने ध्यान दिया कि वो गांव के शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोज उसका यहीं से गुजरना होता था और ये पहली बार नहीं था जब उसे घर लौटने में इतनी रात हो गई हो। उसके बाद की ड्यूटी करने वाला चौकीदार बहुत ही निकम्मे किस्म का था। बहुत बार ड्यूटी देर से आता था। कई बार गैरांग इसी रास्ते से रात के 12 बजे के बाद भी घर लौटा था, लेकिन इससे पहले कभी भी उसे ये शमशान इतना डरावना नहीं लगा जितना आज लग रहा था। उसकी नजरें शमशान के दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आमादा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने सब बातों को नजरअंदाज किया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन 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 है? गैरांग ने डरते डरते अपने कदम बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छे से जानता था। शिल्पा, बेटी, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की गैरांग के गांव के सरपंच किशोर सिंह की बेटी थी, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गैरांग को ये बात खटक रही थी कि वो इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रहे थे। किसी से मिलने आई थी? जब शिल्पा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो गैरांग ने अपने मन में उपजे शक के हिसाब से सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम सी उसके सामने खड़ी थी। गैरांग को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वो शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डराना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो इस बारे में सीधे सरपंच से बात करेगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गैरांग के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए। गैरांग ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी का घर भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज आ रहे थे, जिसने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। इस बारे में पता करने के लिए वो शिल्पा से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ा। शिल्पा बेटी, ये... लेकिन शिल्पा वहां पर थी ही नहीं। गैरांग इधर उधर देखने लगा, पर उसे शिल्पा दिखी ही नहीं। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में भी चली गई। ये आजकल के बच्चे, इससे पहले कि ये लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर बैठे, इसके माँ बाप को बताना होगा। कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। आज बहुत रात हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। इतना कहकर गैरांग अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज से एक महिला की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला दिया, जिससे उजाला पूरे आंगन में फैल गया।
अचानक से हुई रोशनी से वो कंबल में लिपटा आदमी चौंक उठा और डर से इधर उधर देखने लगा। गगन, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? भाभी, वो क्या हुआ गगन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी भाभी की बात सुनकर गगन के माथे पर छलक आए पसीने को साफ किया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, सोहन लाल के घर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसकी भाभी देवकी गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने बल्ब बंद किया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे यकीन था कि जब वो गगन से बात कर रहे थे तब तो दरवाज़ा बंद था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उस स्याह अंधेरे में भी किसी की आकृति वो देख पा रहे थे। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा। देवकी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वो हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगी। कुछ ही पल बाद घर का मेन दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। लाइट बल्ब भी जोर के धमाके के साथ फूट गए और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। मगर इतनी आवाजों के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा। देवकी को ये बात खटक रहे थे। वहीं दूसरी ओर गैरांग ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो जब से आया था तब से उसकी पत्नी कुछ उदास उदास सी थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी, आज मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में डूबा हुआ है। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। जो बात गैरांग की पत्नी ने बताई उसे सुनकर उसके बाद तो जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई। उसका पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच की बेटी ने आज दोपहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो फिर वो कौन थे जो शमशान घाट के पास मिले थे और जिसे वो सरपंच के घर तक छोड़ आया था। आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था, पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो तुम चले जाना, मेरी नई नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गांव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना, नीता ने कहा।
ठीक है, उसे फ़ोन करता हूँ, अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार, बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मिल गई तो चलूंगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। एक हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बस में ज्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया। थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं, मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहां वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी। अपना सामान कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया। उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो, अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे।
रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताए थे कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है। हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतज़ार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना, कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सबके बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता। 2 दिन बाद जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चले तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है। आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।